नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी की जीएसटी सुधारों की योजना की आलोचना की है। स्टालिन ने कहा कि उपभोक्ताओं को मिलने वाली राहत का 50% हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है, लेकिन केंद्र इस तथ्य को स्वीकार या सराहना नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु को समग्र शिक्षा नीति इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि राज्य ने हिंदी अधिरोपण को स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 सितंबर को लागू जीएसटी सुधारों को बचत उत्सव कहा और दावा किया कि इससे भारतीयों को 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। नई प्रणाली के तहत अधिकांश वस्तुओं पर अब 5 या 18% टैक्स लगेगा, जबकि विलासिता और सिन गुड्स पर 40% टैक्स रहेगा। दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे स्नैक्स, कॉफी, घी, पनीर और दवाओं पर कई दरें घटाई गई हैं। स्टालिन ने कहा कि अगर ये सुधार 8 साल पहले किए होते तो देश के परिवार पहले ही अधिक बचत कर चुके होते। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने कहा है कि भारत के विकसित बनने की राह में न्यायपालिका सबसे बड़ी बाधा बन गई है। न्याय निर्माण 2025 सम्मेलन में उन्होंने अदालतों की लंबी छुट्टियों, औपनिवेशिक शिष्टाचार और प्री लिटिगेशन मध्यस्थता में जटिलताओं को विकास में रोड़े के रूप में बताया। सान्याल ने न्यायिक पेशे को मध्ययुगीन गिल्ड बताया और कहा कि प्रक्रियात्मक जटिलताओं से राष्ट्रीय विकास पर असर पड़ रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि कानूनी क्षेत्र में सुधार करके देश के 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य को समर्थन दिया जा सकता है। इससे पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भी न्यायपालिका पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि अदालतें संसद की तरह कानून बनाने में हस्तक्षेप कर रही हैं और सरकार की नीतियों को प्रभावित कर रही हैं। यह बयान न्यायिक और आर्थिक सुधारों पर बहस को तेज कर सकता है। बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है। यह नोटिस 19 सितंबर को पटना में प्रशांत किशोर द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अशोक चौधरी ने पिछले 2 साल में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति जुटाई है। अशोक चौधरी ने कहा कि आरोप भ्रामक हैं और प्रशांत किशोर को 7 दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगनी होगी। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि माफी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री और सांसद पर भी कई आरोप लगाए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बिहार में अपनी पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने पार्टी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आर.के. सिंह ने कहा कि अगर आरोप झूठे हैं तो दिलीप जायसवाल कोर्ट क्यों नहीं जाते और अगर सच हैं तो जनता के सामने सफाई क्यों नहीं देते। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी कहा कि वे अपनी शैक्षणिक डिग्रियां पब्लिक करें। आर.के. सिंह ने चेताया कि आरोपों का जवाब नहीं देने से पार्टी और सरकार की साख पर असर पड़ेगा और विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा। आर.के. सिंह ने जेडीयू की टिकट नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भगवान सिंह कुशवाहा जैसे नेताओं पर हत्या के आरोप हैं और राधाचरण शाह पर नशे के कारोबार से जुड़े आरोप हैं। आर.के. सिंह ने कहा कि ऐसे नेताओं को टिकट देने पर वे खुलकर विरोध करेंगे। उनके इस बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू दोनों पर दबाव बढ़ गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और गरमाने वाली है, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी जवाब मांग रहे हैं। अभिनेता शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में दिया। इस वर्ष 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के आधार पर प्रदान किए गए। शाहरुख के साथ विक्रांत मैसी को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अन्य प्रमुख विजेताओं में रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया, जबकि सुदीप्तो सेन को दी केरला स्टोरी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार पारवी फेल को दिया गया। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजक फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रही।
न्यूयॉर्क में आयोजित 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के दौरान सोमवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को सड़क बंद होने के कारण रोका गया। मैक्रोन यूएनजीए में फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता देने का भाषण देकर फ्रेंच दूतावास लौट रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के काफिले के लिए इलाके की सभी सड़कें बंद कर दी गई थी। वीडियो में देखा गया कि मैक्रोन को कार छोड़कर पैदल चलना पड़ा और उन्होंने ट्रंप को फोन कर हल्के अंदाज में कहा कि सड़कें उनके लिए बंद हैं। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इसे राष्ट्रपतियों का मजेदार पल बताया। फ्रांस की मीडिया और नेटिजन्स ने इस घटना को काफी ट्रोल किया। स्थानीय लोग मैक्रोन के पास आए, सेल्फी ली और फोटो खिंचवाई। इस घटना ने यूएनजीए के दौरान सुरक्षा और प्रोटोकॉल की चुनौतियों को उजागर किया। मामले पर फ्रांस और व्हाइट हाउस की ओर से अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद लगभग 23 महीने की कैद के बाद मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई में थोड़ी देरी हुई क्योंकि रामपुर के एक मामले में 8,000 का जुर्माना भरना बाकी था। जेल से बाहर आते ही समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आजम खान सफेद कुर्ता पैजामा में दिखाई दी और बिना कुछ कहे सीधे रामपुर रवाना हो गए। उनकी रिहाई को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और धारा 144 लागू की गई थी। आजम खान पर 72 से अधिक मामले दर्ज थे, जिनमें अधिकतर 2017 से 19 के बीच हुए। हाल ही में उन्हें रामपुर भूमि अतिक्रमण मामले में जमानत मिली थी। माना जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित थी। रिहाई के बाद यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। चर्चा है कि वह समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और बसपा या कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। बीते कुछ दिनों से यह चर्चा थी कि आजम परिवार के कुछ सदस्यों ने दिल्ली में मायावती से मुलाकात की है। यह भी दावा किया गया कि आजम परिवार के अहम सदस्य ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से भी फोन पर बात की थी। तो क्या आजम खान समाजवादी पार्टी से किनारा करेंगे? हालांकि समाजवादी पार्टी नेताओं ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कोर्ट का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें भरोसा था कि न्याय मिलेगा। अखिलेश ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में आजम खान पर लगे सभी आरोप झूठे साबित होंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और कई भाजपा नेताओं के मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आजम खान पर दर्ज सभी झूठे मुकदमे भी खत्म कर दिए जाएंगे। अखिलेश ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया और कहा कि आजम खान की लड़ाई न्याय की है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की बसपा में शामिल होने की अटकलों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। आजम खान ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि ये तो वही लोग बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे हैं, क्योंकि जेल में मेरी किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की मुझे इजाजत नहीं थी। तो 2 साल ये और 3 साल पहले कुल मिलाकर 5 साल में बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और इसका सीधा रिश्ता वोट चोरी से है। राहुल गांधी ने कहा कि जब कोई सरकार जनता का विश्वास जीतकर सत्ता में आती है तो उसका पहला कर्तव्य होता है युवाओं को रोजगार और अवसर देना, लेकिन बीजेपी चुनाव ईमानदारी से नहीं जीतती। वो वोट चोरी और संस्थाओं को कैद करके सत्ता में बने रहते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट में छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज का वीडियो अपलोड किया और कहा कि नौकरियां घट रही हैं, भर्ती प्रक्रियाएं ध्वस्त हो गई हैं और युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। इसलिए हर परीक्षा, पेपर लीक और हर भर्ती भ्रष्टाचार की कहानियों से जुड़ी रहती है। राहुल गांधी ने कहा कि देश का युवा मेहनत करता है, सपने देखता है और अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता है, लेकिन मोदी जी सिर्फ अपनी पीआर, सेलिब्रिटीज से अपना गुणगान करवाने और अरबपतियों के मुनाफे में व्यस्त हैं। युवाओं की उम्मीदों को तोड़ना और उन्हें हताश करना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अब हालात बदल रहे हैं। भारत का युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि वोट चोरी के खिलाफ है, क्योंकि जब तक चुनाव चोरी होते रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ते रहेंगे। अब युवा न नौकरी की लूट सहेंगे न वोट चोरी की। भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त करना ही अब सबसे बड़ी देशभक्ति है। उनका यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आया है, जहां बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। सर्वे के मुताबिक बिहार में 32% लोग बेरोजगारी को मुख्य समस्या बताते हैं। विपक्ष मानता है कि यह मुद्दा चुनावी माहौल को बदल सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।